हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो सेकेंड यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज हमारी सेकेंड यूनिट जो है वो भी फार्मेसी प्रैक्टिस के कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ इसके नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के ही नोट्स जो है वहाँ पर प्रॉपरली अवेलेबल है। बाकी जैसे जैसे आगे की यूनिट्स हम लोग कवर करते जाएंगे वैसे वैसे उसके नोट्स जो है वो भी अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट जो है इसका सिलेबस हमारे पास क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग को फाइनेंशियल, मटीरियल्स, स्टाफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स जो है ये सारी चीज़ें हम लोग को कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर पढ़नी है। ठीक है, अब कम्युनिटी फार्मेसी टॉपिक जो है वो तो हम ऑलरेडी पहले ही फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम लोग को कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है वो जानना है। तो सबसे पहले तो कम्युनिटी फार्मेसी जो है इनका सिंपली काम होता है कि ये दवाइयों को कंपाउंड करती हैं, पेशेंट्स को काउंसल करती हैं एंड दवाइयाँ जो है वो डिस्पेंस भी करती हैं। मतलब दवाइयों को बनाना, एक साथ लेकर के आना एंड देन पेशेंट्स को देना एंड पेशेंट्स को समझाना कि दवाइयाँ किस तरीके से लेनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर करी जाती है। ठीक है, नाउ हमारे पास में आता है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट जो इसका सिंपली मतलब है कि कम्युनिटी फार्मेसी के सारे काम जो भी रहते हैं उन्हें मैनेज करना जो है वो सिंपली कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट जो है वो कहलाता है। तो इसे हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी मेडिसिन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट दैट एम्स टू इंट्रोड्यूस अ स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन प्रोसेस अमंग द कम्युनिटी फार्मासिस्ट, द पेशेंट एंड द जनरल प्रैक्टिशनर। तो कम्युनिटी फार्मेसी मेडिसिन मैनेजमेंट जो है ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मेन काम ये रहता है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस या फिर एक प्लान्ड प्रोसेस बनाया जाए, जिससे कि क्या हो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड जनरल प्रैक्टिशनर ये तीनों अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, अपना अपना काम जो है वो तरीके से कर पाएँ। मतलब प्रैक्टिशनर जो है वो अपनी दवाई जो है वो सही से प्रेस्क्राइब कर पाएँ एंड साथ साथ जो पेशेंट है उन्हें अच्छे से देख सकें। उसके बाद में कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो दवाइयों को अच्छे से कंपाउंड कर सकें एंड देन पेशेंट को दे सकें एंड उन्हें काउंसलिंग भी अच्छे से कर सकें। तो इस तरीके से कम्युनिटी फार्मेसी मेडिसिन मैनेजमेंट जो है इसके अंदर सिंपली एक ऐसा प्लान्ड प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिससे कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो अच्छे से सब काम जो है वो कर सकें। ठीक है, अब कम्युनिटी फार्मेसी मेडिसिन मैनेजमेंट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो गाइडलाइंस एंड एविडेंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उस चीज़ को स्टडी करना एंड कंपेयर करना कि कितने लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में दवाइयाँ लेने के बाद में जो हेल्थ स्टेटस है पेशेंट का उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको डिस्क्राइब करना। उसके बाद में इकोनॉमिक एवेल्यूएशन जो है मेडिसिन का वो परफॉर्म करना। उसके बाद में स्टेक होल्डर्स जो है उनके क्या ओपिनियन है मेडिसिन के ऊपर, उस चीज़ को डिस्क्राइब करना एंड देन पेशेंट मैनेजमेंट के अंदर ओटीसी मेडिसिन जो होती हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन, उनका क्या इंपॉर्टेंस रहता है उसे डिस्क्राइब करना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के अंदर 4 टॉपिक आएंगे। सबसे पहला आएगा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा आएगा मटेरियल मैनेजमेंट, तीसरा आएगा स्टाफ रिक्वायरमेंट एंड फोर्थ आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग को यही देखना है कि जो फाइनेंशियल होता है मतलब पैसे जो होते हैं कंप्लीट, उनको किस तरीके से हम लोग एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर मैनेज करते हैं, या फिर जनरली एक बिजनेस के अंदर किस तरीके से जो है पैसों को मैनेज करा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाती है। ठीक है, तो अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर लिया जाता है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग या मैनेजमेंट जो होता है इसका मेन पर्पस ये रहता है कि हम ये पता लगा सकें कि हमारे पास प्रॉपर फंड्स जो हैं, प्रॉपर पैसे जो हैं वो अवेलेबल है या नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, एंड देन जो भी पैसे अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन हम लोग को किस तरीके से करना है, ये प्रॉपर जो है ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर रहती है। अब जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती है उसके अंदर हमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने होते हैं। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होती है उसके अंदर सबसे पहले तो कि कंप्लीट बिजनेस के लिए टोटल कितना फाइनेंस जो है हम लोगों को रिक्वायर्ड है वो चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद में जितने भी फंड अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करा जाए, मतलब उसे प्रॉपरली यूज़ कैसे करा जाए वो हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद में फाइनेंशियल कलेक्शन एंड
रीपेमेंट, तो किस तरीके से कंप्लीट पैसों को कलेक्ट करा जाए, उनके रीपेमेंट करा जाए, तो उस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल एंड हैंडल करा जाता है, वो चीज़ हम लोग को देखनी होती है। देन प्रॉफिट कितना हो रहा है वो पता लगाना होता है, एंड देन उसको यूटिलाइज, हम उसको यूज़ किस तरीके से करेंगे वो चीज़ हम लोग को देखनी होती है। देन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो फंड हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए वो चीज़ डिफाइन करनी होती है। उसके बाद में टारगेट्स अचीव हम लोग को करने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो वो किस तरीके से हम लोग करेंगे वो चीज़ जो है वो भी फाइनेंशियल पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल प्लान होता है एक कम्युनिटी फार्मेसी का, उसके अंदर हमारे पास में ये 3 स्टेटमेंट जो है वो रहनी चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लान के अंदर सबसे पहला तो इनकम स्टेटमेंट एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट, मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ पर खर्च हो रहे हैं वो प्रॉपर चीज़ रहनी चाहिए। देन एक बैलेंस शीट हमारे पास में रहनी चाहिए जहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो मतलब जिस तरीके से हो रही है तो वहाँ पर बैलेंस हो जाए कि ये खर्चा यहाँ पर हुआ है और वो चीज़ कंफर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद में कैश फ्लो की स्टेटमेंट जो है वो भी फाइनेंशियल प्लान के अंदर रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस जो होता है उसके क्या हमारे पास टाइप्स हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है बिजनेस की, या फिर जो फाइनेंस होते हैं बिजनेस के अंदर या फिर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, वो हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो आता है फिक्स्ड कैपिटल एंड दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल। अब जो फिक्स्ड कैपिटल है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे पैसे जो कि परमानेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टेड है, जैसे कि जो ज़मीन है, फिर जो बिल्डिंग है, फिर जो भी इक्विपमेंट्स मशीनरी वहाँ पर है, जो फर्नीचर है, उसके अंदर जो भी पैसे इन्वेस्टेड होते हैं उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी जिस ज़मीन पर है, देन उसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी फर्नीचर रखे गए हैं, उसके अंदर जो भी पैसे इन्वेस्टेड रहते हैं उसे सिंपली फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। दूसरी तरफ आता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है इसके अंदर वो वाले एक्सपेंसेस, वो वाला खर्चा रहता है जो कि जैसे डेली काम में आता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो सैलरीज दी जा रही हैं, फिर जो टैक्सेस भरे जा रहे हैं, या फिर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे यूज़ जो है वो हो रहा है पैसों का, वो आता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल जो है इसे इवॉल्विंग या फिर सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बार बार इन्वेस्ट करा जाता है, फिर वो रिकवर हो जाती है, फिर उसे री इन्वेस्ट करा जाता है। जब तक बिजनेस चलता रहता है तब तक वर्किंग कैपिटल जो है वो भी मतलब बार बार इन्वेस्ट होती जाती है, बार बार रिकवर होती जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 तरह के फाइनेंस जो हैं वो हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर या जनरली एक बिजनेस के अंदर फाइनेंस के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो सोर्स जो है फाइनेंस के वो भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो आता है ओन्ड कैपिटल, एक आता है लोन कैपिटल। ओन्ड कैपिटल जो है सिंपली मेन जो जिसने वो बिज़नेस खोला है या फिर मेन जिसने वो कम्युनिटी फार्मेसी खोली है, ठीक है, उनके पैसे होते हैं, या फिर जो पार्टनर्स होते हैं उस बिज़नेस के अंदर उनके पैसे होते हैं, या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पैसे जो होते हैं उसे हम ओन्ड कैपिटल कहते हैं। दूसरी तरफ लोन कैपिटल सिंपली जो बैंक से लोन लिया गया है या फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लोन लिया गया है उसे सिंपली लोन कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, अब जो लोन लिया जाता है इसका टाइम टू टाइम जो हमारे पास में किस्तें होती हैं वो भी भरनी होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा कि जितना भी सामान जो है वो लाया जाता है, ले जाया जाता है, ठीक है, उस सामान को किस तरीके से मैनेज करा जाएगा वही सिंपली हमारा मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो कहलाता है। अब मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर किस तरीके से कंप्लीट जितना भी मटेरियल है उसे मैनेज करा जाएगा, उस चीज़ को प्लान करा जाता है, ठीक है, उस चीज़ को कंट्रोल करा जाता है एंड कोऑर्डिनेट करा जाता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं उन्हें प्रॉपरली प्लान करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है एंड कोऑर्डिनेट करा जाता है। बिजनेस स्टार्ट होता है तब से लेकर के बिजनेस एंड होता है वहाँ तक कंप्लीट सारी चीज़ों की जो है प्लानिंग करी जाती है। ठीक है, अब मटेरियल मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती है जिसकी मदद से मटेरियल का मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, वो आता है स्टॉकिंग एंड कोडिंग। स्टॉकिंग जो है इसका सिंपली मतलब है कि हम जितना भी सामान हमारे पास है उसे एक जगह पर रख रहे हैं। अब हम उसे किस तरीके से रख सकते हैं जिससे कि हमें मतलब सामान को इधर से उधर ले जाना आसान रहे, साथ साथ सामान को जैसे हम लोग को ये चीज़ चाहिए, जैसे हम लोग को पैरासीटामोल टैबलेट चाहिए तो उसे हम जल्दी से ढूंढ ले, तो उसे किस तरीके से हम लोग रखें, किस तरीके से उसे वहाँ पर स्टोर करें, वो चीज़ हमारे पास स्टॉकिंग के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ कोडिंग का मतलब होता है कि हर एक एक जो हमारे पास मटेरियल है उसको कुछ कोड नंबर जो है वो असाइन करना, वो सिंपली कोडिंग होता है। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब सिंपली यही है कि जो भी दवाइयाँ हैं, ठीक है, उन्हें ड्रग स्टोर्स के अंदर स्टोर करा जा रहा है, उसी को हम लोग सिंपली कहेंगे स्टॉकिंग।
तो अब जैसे हम लोग मार्केट से दवाइयों को लेकर के आए, उसके बाद में उनका हम स्टॉक जो है वो हमारे पास में, या तो अगर स्टोर रूम है तो वहाँ पर, नहीं तो हमारी जो फार्मेसी है उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं सारी की सारी दवाइयों को। अब दवाइयों को हम लोग उनकी जो स्टोरेज कंडीशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही स्टोर करेंगे, जिससे कि किसी भी तरीके से दवाई जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब स्टॉकिंग जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो पहला यह है कि हम किसी भी दवाई को ईजिली लोकेट कर सकते हैं अगर हमने उन्हें तरीके से रख रखा है तो। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन जो है दवाई का वो थोड़ा आसानी से हो सकता है। फिर जो सप्लाई है मटेरियल्स का उसे आराम से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जो कंप्लीट स्पेस है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन, अच्छे से यूज़ जो है हम लोग कर सकते हैं। एंड जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं ना, उनका जो यूज़ है उसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर स्टॉकिंग जो है ड्रग्स की करें उससे। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम स्टॉकिंग सही तरीके से करेंगे, मतलब सामान को एक कुछ पर्टिकुलर तरीके से रखेंगे, तो उन्हें ढूंढना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ड्रग्स में बी अरेंज्ड इन फॉलोइंग मैनर इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर ड्रग्स को हम अलग अलग तरीक़ों से जो है अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास में आता है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम 2-3 मैन्युफैक्चरर से हमारी दवाइयाँ जो हैं वो लेकर के आ रहे हैं, तो एक मैन्युफैक्चरर से जो भी दवाइयाँ हम लेकर के आए हैं उन्हें एक जगह पर हम लोगों ने एक साइड में एक कबर्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, देन दूसरे मैन्युफैक्चरर से जो भी दवाइयाँ लाई गई हैं उन्हें दूसरे कबर्ड के अंदर रख दिया। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर उन्हें रख दिया, तो उन्हें ढूंढना एंड उनका पता लगाना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। देन सेकेंड हमारे पास में जो तरीका आता है वो आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो दवाइयाँ जो हैं, जैसे ए नाम की दवाइयाँ सारी एक साथ रख दी, देन बी नाम की दवाइयाँ सारी एक साथ रख दी, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर भी हम लोग दवाइयों को रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो दवाइयों के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग दवाइयों को अलग अलग जगह पर रख लेते हैं। जैसे कि जितने भी पेन किलर एनाल्जेसिक्स हो गई वो हमने एक जगह रख ली, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स एक जगह पर रख ली। ठीक है, उसके बाद में जो NSAIDs है वो एक जगह पर रख ली। तो इस तरीके से अलग अलग जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन वाली दवाइयाँ हैं उनको अलग अलग हम लोगों ने रख लिया। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है एज पर ओल्ड स्टॉक एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। तो मतलब जो स्टॉक हमारे पास में पुराना हो रहा है, ठीक है, एंड उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो जल्दी से जल्दी आने वाली है, तो उन दवाइयों को हम लोग सामने सामने सबसे फ्रंट वाली रो के अंदर रखेंगे एंड जो न्यू बैच आया उसको पीछे रख देंगे, जिससे कि हमारे पास दवाइयाँ ख़राब होने के पहले पहले ही जो है हम उन्हें भेज सकें। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ स्टोर्स फॉर स्टॉकिंग। मतलब सामान को रखने के लिए जो स्टोर्स है उसकी लोकेशन कहाँ है उसके अकॉर्डिंग जो है हम सामान को रख सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है कि ऐसे स्टोर के अंदर हमको सामान रखना है जिससे कि जो उसकी हैंडलिंग है वो आसान हो सके, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी आसान हो सके एंड दवाई का जो मूवमेंट है वो कम से कम करना पड़े। अगर ऐसा है कि हमारे पास में एक से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल है, तो हमें क्या करना है कि उन सबके बीच में जो है एक सेंट्रलाइज्ड एरिया बनाना है जहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टॉकिंग। अब नेक्स्ट हमारा आता है कोडिंग। कोडिंग का सिंपली ये मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास में मटेरियल हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, उन सबको हम लोग एक पर्टिकुलर कोड नंबर या फिर कोड सिंबल जो है वो असाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन जो है वो आसानी से हो जाता है। तो इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। तो जब हम एक कोड नंबर या कोड सिंबल जो है वो अलग अलग ड्रग्स को, अलग अलग मटीरियल्स को दे देते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद में जैसे सेम सेम चीज़ों को हमें सेम सेम जगह पर मतलब एक साथ ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग करनी भी आसान हो जाती है। देन डुप्लीकेशन जो है आइटम्स का, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये चीज़ हमारे पास पहले से ही है, तो हम डुप्लीकेशन उसका नहीं करते हैं। देन फिजिकल काउंटिंग जो है सामान की वो बहुत ही आसान हो जाती है। एंड जब हम कोड नंबर या कोड सिंबल देते हैं तो दवाई की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो भी मेंटेन रहती है, क्योंकि जो वहाँ पर काम करें उन्हीं लोगों को ही समझ आएगा कि ये कोड नंबर इस दवाई का है, बाकी जनरली सभी लोगों को जो है इसका पता नहीं लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग मैथड्स कौन से आते हैं कोडिंग करने के। तो अब इसके लिए हमारे पास में पहला मेथड आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेथड या फिर लैटर कोड। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, या फिर जैसे हमारे पास में कैप्सूल्स है, ठीक है, तो कैप्सूल के लिए हम लोगों ने कोड रख दिया C, टैबलेट है तो उसके लिए कोड हमने रख दिया T। तो लैटर कोड के अकॉर्डिंग या फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कोडिंग करते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेथड या फिर लेटर कोड। तो इसके अंदर कैप्सूल्स को हम लोगों ने सी कोड दे दिया, टैबलेट्स को हम लोगों ने टी कोड दे दिया, ठीक है। सेकेंड हमारे पास में आता है न्यूमोनिक मेथड। न्यूमोनिक मेथड के अंदर क्या होता है, हर एक आइटम को हम कुछ स्पेसिफिक लेटर के द्वारा कोड कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने APC कोड जो है वो रख दिया एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड कैफीन के लिए। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक लेटर्स का कोड जो है हम कुछ आइटम के लिए रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है न्यूमेरिकल और सीक्वेंस सिस्टम मेथड। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो है या फिर कोई एक सीक्वेंस जो है वो असाइन करते हैं कुछ आइटम्स को, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सिस्टम जो है भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो आता है ब्लॉक सिस्टम, एक आता है डेसिमल सिस्टम। तो ब्लॉक सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एक फिक्स नंबर जो है एक पर्टिकुलर आइटम को दे देते हैं। जैसे नंबर 10 to 50 जो है वो अलग अलग टैबलेट्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास में 10.1 जो है वो एंटीपायरेटिक्स के लिए आ गया, 10.2 एनाल्जेसिक के लिए आ गया, 10.3 जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए आ गया। तो इस तरीके से जो है ब्लॉक सिस्टम होता है। दूसरी तरफ डेसिमल सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हर एक डिजिट जो है वो एक पर्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से जो हम लोग इसके अंदर कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन मैथड। तो कॉम्बिनेशन मेथड जो है ये निमोनिक मेथड एंड न्यूमेरिकल मेथड जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इन दोनों को एक साथ यूज़ करा जाता है किसी भी मटेरियल को कोड करने के लिए। जैसे हमारे पास में आता है PAT11। तो इसके अंदर हमारे पास निमोनिक एंड न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें यूज़ हो गई। तो इससे हम लोग पैरासीटामोल विद एनाल्जिन टैबलेट के लिए हम इस कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास में आता है लोकेटिंग कोडिंग। तो ये जो लोकेटिंग कोडिंग वाला सिस्टम होता है ना, ये जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जैसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर बहुत सारे स्टोर रूम्स होते हैं। हर एक रूम के अंदर भी अलग अलग ब्लॉक होते हैं। हर एक ब्लॉक जो है वो भी उसके अंदर लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल ब्लॉक रहते हैं। तो इस तरीके से जो इसकी कोडिंग करी जाती है वेयर हाउस नंबर के अकॉर्डिंग, ब्लॉक नंबर के अकॉर्डिंग, रो नंबर के अकॉर्डिंग या फिर रैक नंबर के अकॉर्डिंग या शेल्फ नंबर के अकॉर्डिंग जो है लोकेटिंग कोडिंग सिंपली करी जाती है। तो कोई भी आइटम जो कि स्टोर रूम के अंदर प्रेजेंट है उसे या तो हम फिक्स्ड लोकेशन के रूप में उसकी कोडिंग करेंगे या फिर रैंडम लोकेशन के अकॉर्डिंग या फिर जोनल लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टाफ रिक्वायरमेंट। तो स्टाफ रिक्वायरमेंट के अंदर जो सिंपली हम लोग को जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करवाना है तो वहाँ पर हमारे पास में प्रॉपर एम्प्लॉयज़ जो है वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि अपना काम जो है वो तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले तो जो कंप्लीट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग जॉब की पोजीशंस जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड फिल करना है। तो इसी को सिंपली स्टाफिंग कहा जाता है। मतलब लोगों को हायर करना जो है वो सिंपली हमारा होता है स्टाफिंग, ठीक है, जो कि अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। अब जो स्टाफिंग है मतलब लोगों को हायर करना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर स्टाफिंग का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर एम्प्लॉय जो है उनकी जॉब की परफॉर्मेंस क्या है एंड वो अपने काम से सेटिस्फाइड है या नहीं है, एंड साथ साथ जो उनके हेड हैं, जो उनके सीनियर है, वो उनके काम से सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर प्रायोरिटी रहती है। तो स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि वो अपना काम जो है वो तरीके से करते हैं एंड सारे के सारे काम जो है वो तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि स्टाफिंग जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को एक लाइफ देती है, क्योंकि जब सब अपना अपना काम करेंगे तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से चलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंस होती है। देन किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्ट्रेंथ होते हैं, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी एंड स्किल्स होती है एम्प्लॉयज़ की, वही ये पता लगाती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सक्सेस कहाँ तक होगी एंड उसकी ग्रोथ जो है वो कितनी होगी। ये चीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जॉब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो भी वहाँ पर काम करना चाहता है वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसके पास डिप्लोमा है फार्मेसी के अंदर या फिर डिग्री है फार्मेसी के अंदर, वो जो है फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकता है एंड साथ साथ उनके पास में 650 आवर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। डिप्लोमा जिन्होंने करा हुआ है उनको 650 आवर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डिग्री वाले जो हैं उनको अगर ट्रेनिंग नहीं भी करी होती उन्होंने तो भी काम चल जाता है। और अब अगर किसी को होलसेल ड्रग स्टोर चलाना है, ठीक है, तो होलसेल ड्रग स्टोर के अंदर फार्मास्यूटिकल सेलिंग एंड प्रोडक्शन के अंदर भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है डिप्लोमा या डिग्री के सर्टिफिकेट के साथ में, ठीक है। तो सिंपली जो भी वहाँ पर काम करना चाहते हैं वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए उनके पास में डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर या फिर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर, साथ साथ एक प्रॉपर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
तो स्टाफ रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग को सिंपली ये थोड़े बहुत पॉइंट्स ही डिस्कस करने थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होता है ना एक कम्युनिटी फार्मेसी का, तो एक अच्छी सी कम्युनिटी फार्मेसी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के अंदर मेनली हमारे पास में 3 चीज़ें आती है। पहली तो आती है साइट सिलेक्शन, दूसरा आता है स्पेस लेआउट एंड तीसरी चीज़ आती है डिज़ाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइट सिलेक्शन जो है वो हम किस तरीके से करते हैं। तो साइट सिलेक्शन का सिंपली क्या मतलब है कि हम जो फार्मेसी बना रहे हैं तो वो कौन सी जगह पर बना रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर साइट को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो अच्छे से ग्रो कर सके, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो उसके लिए उसकी साइट जो है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। अब साइट जो है वो सेलेक्ट कब करी जाती है कम्युनिटी फार्मेसी के लिए, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करा जाता है कि हमें कम्युनिटी फार्मेसी खोलनी है। उसके बाद में प्रॉपर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस वाला हमारे पास में कोई इंसान होना चाहिए, या फिर हमारे पास खुद के पास ही प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, देन एक प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद में जा करके जो हम लोग एक साइट को सिलेक्ट करते हैं। अब साइट सिलेक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं वो कंप्लीट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट सारे लिखे हुए हैं, ये वही फैक्टर्स है जो कि साइट सिलेक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिशियन। तो कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो तभी चलेगी जब कोई दवाइयाँ जो है वो उनके आसपास प्रेस्क्राइब करेगा एंड वहाँ पर जो है लोग दवाइयाँ लेने आएंगे, तभी फार्मेसी चलती है। अगर कोई वहाँ से दवाइयाँ खरीदेगा ही नहीं तो फार्मेसी चलेगी नहीं। तो हम लोग के पास में एटलीस्ट कुछ फिजिशियन होने चाहिए जो यही बोलें कि हाँ आप इस फार्मेसी से जा कर के दवाई ले सकते हैं। तो 3 से 4 फिजिशियंस जो है वो आसपास होने चाहिए जो यहाँ की दवाई प्रिस्क्राइब करें एंड पेशेंट्स यहाँ पर दवाई लेने आए। देन आता है हॉस्पिटल। तो अगर आसपास कोई हॉस्पिटल है जिसकी खुद की फार्मेसी है तो वैसे ही जो हमारी कम्युनिटी फार्मेसी है वो नहीं चलेगी। तो इसलिए हमें ऐसे हॉस्पिटल्स देखने जिनकी खुद की फार्मेसी नहीं है एंड देन वो दवाई यहाँ की प्रिस्क्राइब कर सकें। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो हमें ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आते जाते हैं, ऐसी जगह पर फार्मेसी बनानी है। साथ साथ पार्किंग की सुविधा जो है वो भी प्रॉपरली हमारे पास में होनी चाहिए, तभी वहाँ पर लोग जो हैं वो आकर के रुकते हैं। अगर पार्किंग की सुविधा वहाँ पर नहीं है तो लोग रुक ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो देखेंगे कि आगे ही कहीं और से ले लेंगे हम दवाई, यहाँ पर रुकने की जगह तो है ही नहीं। तो एग्जैक्ट ट्रैफिक सिग्नल पर हम लोग को फार्मेसी जो है वो नहीं खोलनी, थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक सिग्नल से दूर एंड जहाँ पर पार्किंग की प्रॉपर हमारे पास में जगह है, ऐसी जगह पर जो हम लोग को फार्मेसी खोलनी है। देन आता है बिजनेस लोकेलिटी। तो जो बिजनेस लोकेलिटी होती है वहाँ पर हम लोग को दुकान खरीदनी जो है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन वहाँ पर अच्छे लोग जो हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के लोग आते हैं तो वो दवाई वगैरह वहाँ से खरीदेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नियर टू होटल, स्कूल, सिनेमा, हाउस। तो होटल के आसपास हो या फिर स्कूल के आसपास हो या फिर सिनेमा हाउस के आसपास जो है हम फार्मेसी खोल सकते हैं, लेकिन हमको प्रॉपर साफ़ सफाई जो है वहाँ पर मेंटेन करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपिंग एरियाज़। मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पर अभी ही एक प्रॉपर सोसाइटी जो है वो बन रही है, तो वहाँ पर अगर हम लोग फार्मेसी खोलेंगे तो वहाँ पर कंपटीशन के चांसेस जो है वो कम होते हैं। अगर हम सबसे पहले जा कर के वहाँ पर फार्मेसी खोल लेंगे तो उससे हमारे लिए वो फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं कस्टमर्स। तो कस्टमर्स हमारे पास किस तरीके के हैं कि वो सिंपली दवाइयाँ खरीदने आ रहे हैं, कॉस्मेटिक्स खरीदने आ रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें खरीदने आ रहे हैं। तो उस बेसिस पर जो है हम ऐसी जगह पर फार्मेसी खोलें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। देन नेक्स्ट हमारे पास में आता है थिकली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज़। मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो ऐसी जगह पर अगर हम लोग फार्मेसी खोलेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहता है। जैसे लोग सिर्फ वॉक पर आए हुए हैं तो वहाँ से दवाई खरीद ले जाएँ, तो ऐसी जगह पर फार्मेसी बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। देन अगर हम स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे हम लोग आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं उसकी शॉप खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। देन आते हैं शॉपिंग सेंटर्स। तो शॉपिंग सेंटर्स के अंदर अगर हम लोग फार्मेसी खोल लेते हैं तो सबसे बेस्ट जगह जो है वही रहती है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम लोग को ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन शॉपिंग सेंटर्स के अंदर लोग आते जाते दवाइयाँ जो है वो मेन खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइट सिलेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। सेकंड हमारे पास में आता है स्पेस लेआउट। स्पेस लेआउट का सिंपली ये मतलब होता है, जैसे हमारे पास में कंप्लीट फार्मेसी है, ठीक है, उसके अंदर कहाँ से लोग दवाइयाँ खरीदेंगे, कहाँ पर हम लोग सामान को स्टोर करेंगे, ये सारी चीज़ें, जैसे कहाँ पर हमारे पास में रेफ्रिजरेटर होगा वहाँ पर, तो वो चीज़ जो है हमारे पास सिंपली स्पेस लेआउट जो है वो कहलाती है। तो स्पेस लेआउट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हम तरीके से सारी चीज़ों को रखें, ये चीज़ हमारे पास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो रहती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास में क्या होंगे स्पेस लेआउट के, अगर हम प्रॉपरली लेआउट जो है वो डिसाइड करेंगे तो उसे मटेरियल हैंडलिंग एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम से कम हम लोगों को करना पड़ेगा एंड उसको हम तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देन प्रॉपर स्पेस जो है वो सारी की सारी चीज़ों के लिए हम वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन
वर्कर्स के द्वारा जो मूवमेंट होगी तो वो कम से कम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। देन अगर एक अच्छा लेआउट हम लोग बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि सारा का सारा काम जो है वो हमारा सही स्पीड पे एंड कम पैसों पे हो सकता है, ठीक है। देन फीचर्स क्या होते हैं एक लेआउट डिज़ाइन के, तो अगर हम एक अच्छा सा लेआउट रखेंगे तो उससे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इससे सेल जो है स्टोर की वो भी बढ़ेगी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम एक प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिटी फार्मेसी को अरेंज करेंगे तो उससे एक प्रोफेशनल इमेज हमारी बन जाती है, ठीक है। एंड ओवरऑल अपीयरेंस जो है फार्मेसी का वो भी इम्प्रूव होता है। देन हमारे पास में जगह आ जाती है अच्छे से चीज़ों को स्टॉक करने की, एक ऑफिस की जगह हो जाती है, रेस्टिंग जगह हो जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। देन कस्टमर्स का मूवमेंट जो है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एंड सामान आने के लिए भी हमारे पास में प्रॉपर एंट्रेंस जो है वो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास में टाइप्स ऑफ लेआउट जो है वो क्या होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के लेआउट जो है वो जनरली होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास में आता है प्रोसेस या फिर फंक्शनल लेआउट। प्रोसेस या फिर फंक्शनल लेआउट, इस लेआउट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेम मशीन्स जो सेम काम के लिए हमारे पास में काम आ रही है, जैसे टैबलेट के पंचिंग के लिए या फिर टैबलेट को बनाने के लिए जो भी मशीन्स इक्विपमेंट्स काम आ रहे हैं उन सबको हम एक जगह पर रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो ये हमारा सिंपली प्रोसेस या फिर फंक्शनल लेआउट जो है वो कहलाता है, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर काम करने वाली जो मशीन्स है उन सबको हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कटिंग मशीन्स जो है उन्हें हम लोग एक कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर रख देंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या होता है कि मशीन्स को प्रॉपरली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, काम करने में थोड़ी हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है। बेटर सुपरविजन हम सारी चीज़ों का कर सकते हैं तो इससे बेटर प्रोडक्शन होती है। उसके बाद में कम मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी वजह से कैपिटल जो है मतलब जो खर्चा वगैरह लग रहा है वो भी हम कम लगा सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, इसको हम जनरली फार्मास्यूटिकल या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे काम जो है हम लोग को एक साथ करने होते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है प्रोडक्ट और स्ट्रेट लाइन लेआउट। तो प्रोडक्ट या स्ट्रेट लाइन लेआउट इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है, जैसे डाइक्लोपैरा की टैबलेट हम लोग को बनानी है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें हम लोग को चाहिए होती है वो सारी की सारी चीज़ों को हम एक जगह पर जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कंप्लीट लेआउट है वो स्टार्टिंग के अंदर ही बनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो तो हम लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर जल्दी से जल्दी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। ये जो लेआउट है प्रोडक्ट या स्ट्रेट लाइन लेआउट, इसे जनरली हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके अंदर हम लोग कम स्पेस के अंदर ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग को डाइक्लोपैरा की टैबलेट हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं तो इतनी ही जगह के अंदर हम लोग जितनी चाहें उतनी टैबलेट्स जो है वो आराम से बना सकते हैं। देन इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है वो कम रहती है, इसके अंदर वर्क फ्लो जो है वो बहुत ही स्मूथ एंड कंटिन्यूस रहता है। मैन्युफैक्चरिंग का टाइम जो है वो कम होता है तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन फ्लोर स्पेस जो है उसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज यहाँ पर कर सकते हैं। अब थर्ड हमारे पास में आता है कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट जो है वो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इस वजह से इसके अंदर दोनों ही लेआउट के एडवांटेजेस जो है वो हम लोगों को मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग जो है वो कम रहती है तो इस वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उसे भी हम कम से कम जो है वो रख सकते हैं एक प्रॉपर लेआउट की प्लानिंग करके। अब डिज़ाइन जो है कम्युनिटी फार्मेसी की, तो डिज़ाइन जो है ये हमारा सिंपली एक लेआउट ही आ जाता है इसके अंदर। कम्युनिटी फार्मेसी का प्रॉपर लेआउट जो है वो क्या होगा, तो ये जो इसकी डिज़ाइन है ना, इसकी प्रॉपर इमेज जो है वो आपको हमारे नोट्स के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है ये कंप्लीट हमारा इसका डिज़ाइन या फिर लेआउट है, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पर जो है कुछ शेल्फ्स हैं, ठीक है। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर भी बहुत सारी शेल्फ्स जो है वो है। यहाँ पर नार्कोटिक एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस के लिए जगह है। उसके बाद में यहाँ पर इंचार्ज रहते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग एंड डेमो के लिए जगह रहती है, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं। ये डिस्पेंसिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से दवाइयाँ जो हैं वो दी जाती हैं। यहाँ पर बिलिंग करी जाती है, यहाँ पर पानी रहता है, यहाँ पर वेटिंग एरिया है पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास में डिज़ाइन होती है एक आइडियल कम्युनिटी फार्मेसी की। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है एंड साथ साथ हमारी जो सेकंड यूनिट है फार्मेसी प्रैक्टिस की वो भी कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड यूनिट जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।